स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आपने ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ लिया तो मैं गारंटी इस बात की लेता हूँ कि अधिकतम मार्क्स आप एग्ज़ाम में पा सकते हैं। यहाँ तक कि पूरे एग्ज़ाम में मार्क्स पाना भी आपके लिए सरल हो जाएगा। यानी ये वीडियो आपके लिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं पूरे पेपर को एक्सप्लेन करूंगा कि हिंदी का पेपर कैसा है, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे उनको करना है, और जो भी इसमें मटेरियल दिया गया है क्वेश्चंस के रूप में उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व भी करूंगा। और साथ ही साथ एक एक क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा तो वहाँ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो वीडियो आपके लिए ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो आपने पूरा कंप्लीट कर लिया, अच्छे से समझा, तो मैं आशा करता हूँ आप अच्छे से अच्छे मार्क्स, टॉप मार्क्स हिंदी में ला सकते हैं। तो हालांकि ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो सामान्य हिंदी वाले हैं, लेकिन ये वीडियो साथ ही साथ जो साहित्यिक हिंदी वाले हैं, जिनका हिंदी सब्जेक्ट है, जिनका हिंदी लिखा होता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक। और एक वे होते हैं जो सामान्य हिंदी वाले साइंस साइड वाले स्टूडेंट हैं, और हिंदी वाले जो स्टूडेंट है वो आर्ट साइड वाले। तो ये सामान्य वालों के लिए है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट ये हिंदी वालों के लिए भी है जिनका साहित्यिक हिंदी है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक कंप्लीट देखना है, समझना है इसको, क्योंकि इसमें मैं पूरा पेपर सॉल्व करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको एक एक क्वेश्चंस का तरीका भी बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक पूरा कंप्लीट देखना है, समझना है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं पेपर से। तो मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासेस में। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैसे कि आप जानते हैं, आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है, जिसमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए होता है। तो मैं आशा करता हूं जब आप पेपर पढ़ने को 15 मिनट जो मिले, उन 15 मिनट में आप अच्छे से पूरे पेपर को पढ़ लें, और फिर जो टाइम बचे उसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, मानसिक रूप से। और फिर उसको आगे जब जैसी टाइमिंग शुरू हो तो आप उनको और अच्छे से कर सकते हैं। तो 15 मिनट जो पेपर को समझने के लिए, उसको समझें पेपर को पहले अच्छे से, इत्मीनान से, फिर आगे बढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अब पहले क्वेश्चन में क्या होता है कि शुरुआत के 10 क्वेश्चन जो रहते हैं, गद्य और पद्य का इतिहास रहता है, तो उसके अंतर्गत क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, ठीक है, जिसके लिए एक एक नंबर होता है हर एक क्वेश्चन के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है? तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक है संपूर्णानंद। ध्यान दीजिएगा, आगे देखें। लल्लू लाल की रचना है, कौन सी है? सुख सागर है, प्रेम सागर है, परीक्षा गुरु है, रानी केत की कहानी है, कौन सी है? तो लल्लू लाल की रचना जो है वो प्रेम सागर है, ठीक। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर है। सुख सागर के रचनाकार है मुंशी सदासुख, ठीक। और परीक्षा गुरु के लेखक हैं लाला श्रीनिवास दास, और रानी केत की कहानी के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, ठीक। अब देखें पर्दा कहानी के लेखक कौन है? तो पर्दा जो कहानी है वो यशपाल की है, ध्यान दीजिएगा। आवारा मसीहा के लेखक हैं, तो आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर की। आवारा मसीहा रचना है विष्णु प्रभाकर की। आगे देखें, बाणभट्ट की आत्मकथा, इनके लेखक कौन है? तो बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, महावीर प्रसाद है हजारी प्रसाद, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान देना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन में तो अपन को मिले गद्य से संबंधित विकल्प, अब दूसरे क्वेश्चन में आपको मिलेंगे काव्य से संबंधित विकल्प, यानी काव्य साहित्य का जो इतिहास है उससे संबंधित प्रश्न। तो कामायनी किस युग की रचना है? ध्यान दीजिए, जो कामायनी है वो छायावादी युग की रचना है, ठीक। और किसकी रचना है? इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है? तो कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। ध्यान दीजिएगा, किसकी? जयशंकर प्रसाद की रचना है, ठीक। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है। अगला है, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? अब इन कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि है, ठीक। तो समझे प्रगतिवादी युग का कवि कौन है इनमें से? तो इनमें जो प्रगतिवादी युग का कवि अग्रदास, तुलसीदास, नंददास, रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी प्रगतिवादी युग के कवि हैं। अगला देखें, तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष है? तो तार सप्तक का प्रकाशक वर्ष जो है वो 1943 है। और तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था? तो ये प्रकाशन किया था
अज्ञेय जी ने, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी ने। अब अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है द्विवेदी युग की रचना? तो द्विवेदी युग की रचना कामायनी नहीं है। द्विवेदी युग की रचना कौन नहीं है? कामायनी नहीं है। बाकी सारी प्रियप्रवास, भारत भारती, साकेत। कामायनी जो है वो ऊपर बताया जा चुका है, छायावादी युग की रचना है। ठीक है। अब निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है, यानी कौन सी कृत माने रचना महाकाव्य नहीं है? तो ये साकेत महाकाव्य है, रामचरितमानस महाकाव्य है, पद्मावत भी महाकाव्य है। अब मामा नहीं है, एक्चुअली में यामा है, यामा महाकाव्य नहीं है। ठीक, आगे देखें। दिए गए गद्यांश क्वेश्चन है अगला। अब इसमें क्या है, ये तो हो गया आपके गद्य और पद्य का इतिहास, गद्य और पद्य का इतिहास। अब गद्य और पद्य के इतिहास से संबंध में आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5-5 क्वेश्चन मिलेंगे, जिनके लिए 1-1 नंबर अलॉट होगा, यानी 10 नंबर आपके लिए ये होंगे। और ये क्वेश्चंस इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर ये आपने सारे सही दिए तो समझिए आप बहुत अच्छा प्रभाव एग्जामिनर पर डाल सकते हैं। ठीक। अब ये जो मामा की जगह यामा है, वास्तव में ये कविता संग्रह है। ठीक, महादेवी वर्मा का। ठीक है, आगे देखें। अब अगला जो प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहले तो इस गद्यांश को पढ़ना है, फिर उत्तर देना है। तो मैं पढ़ता हूँ, एग्जाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, ध्यान से इसको समझिए मेरे साथ और करिए। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो गद्य रचना है वो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। और जो इनका जो अध्याय है राष्ट्र का स्वरूप से शीर्षक से लिया गया है, यानी ये रचना, या ये कहूँ कि ये जो गद्यांश दिया गया है ये इनके शीर्षक राष्ट्र के स्वरूप से अवतरित है। ठीक, समझिएगा। अब समझे जरा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा? कभी प्रश्न पूछते हैं कि धरती के कोख में अर्थात गर्भ में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हैं, और ऐसा कौन होगा जो उन निधियों से परिचित नहीं होना चाहेगा? यानी सभी उससे परिचित होना चाहेंगे। ठीक। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। यानी लाखों करोड़ों वर्ष से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी से पीस पीस कर, यहाँ अंतर है, यहाँ छापेगा नहीं, कुछ गलती है, ध्यान दीजिएगा, पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अर्थात पृथ्वी की देह को सजाने का अर्थ ये हुआ कि पृथ्वी का श्रृंगार किया है, यानी भिन्न प्रकार की मिट्टियाँ जो हैं धरती में जो मौजूद हैं, उससे धरती का श्रृंगार हुआ है। समझ गए? आगे देखें। यानी इसमें जो है कि अगणित प्रकार की, यानी अनेक प्रकार की। ठीक। तो लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया। यानी धरती में बहुत सारे जो मिट्टियां हैं वो वास्तव में, यानी ये धरती जो है बहुत प्रकार की मिट्टियों का एक संग्रह है। तो कई वर्षों से, लाखों वर्षों से क्या किया हुआ है कि जो बारिश हुई है, बारिश के कारण जो मिट्टियों के पत्थर के कण पिस पिस के बह के गए हैं, उससे पूरी पृथ्वी जो है वो सज गई है भिन्न भिन्न प्रकार की मिट्टियों से। ठीक। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें थोड़ा छापे खाने की गलती है इस पद में, मैं आपको बता दे रहा हूँ सही इसमें क्या है कि इसमें होना चाहिए, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। यानी जो रात दिन बारिश होती है उसने पृथ्वी की देह को सजाया है। अब बारिश ने कैसे सजाया? जो पहाड़ हैं उनकी मिट्टी को काट काट कर, पहाड़ों को काट काट कर जो महीन रूप में मिट्टी आई उससे सजाया धरती को। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल आवश्यक है। भावी माने भविष्य की। अब हमारा जो भविष्य का आर्थिक अभ्युदय है माने उन्नति है, उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है इन सब की जांच पड़ताल करना, अर्थात धरती के गर्भ की जांच पड़ताल करना, उसको समझना। अब उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लीजिए।
लिखिए। पहला क्वेश्चन इसी के अंतर्गत उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका जो संदर्भ है कैसे लिखेंगे कि दिया गया गद्यांश या प्रस्तुत गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं। ठीक। अब धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तो धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि धरती के गर्भ में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी पड़ी हैं या छिपी पड़ी हैं। ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश क्या है? यहाँ से है धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ठीक, इतना। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में धरती के महत्व को प्रकाशित करते हुए लेखक कहते हैं कि हमारी धरती बहुत सारी अमूल्य निधियों से, संपदाओं से भरी पड़ी है। यानी अर्थात बहुत सारी निधियां हमारी धरती की कोख में, गर्भ में विद्यमान हैं, जो एक ऐसा मूल्यवान खजाना है, जिस देश में वो खजाना होता है वो देश समृद्ध हो जाता है। तो ऐसे खजाने से कौन परिचित ना होना चाहेगा? अर्थात हर देश अपनी भूमि में स्थित धरती के इस खजाने से परिचित होना चाहेगा। ठीक। तो अब अगला है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब अगला क्वेश्चन है भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? यानी भविष्य के आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हमें धरती की जांच पड़ताल करनी चाहिए, है ना। धरती के अंदर मौजूद संपदाओं की जांच पड़ताल करनी चाहिए। ठीक। तो भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए हमें धरती के अंदर स्थित अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। अब देखें जरा, अब दूसरा पद भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये गद्य इसका, ये जो गद्य है वो लिया गया है अशोक के फूल से, जिसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित। और देखें जब इसको समझते हैं। ठीक है। अब इसमें है अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। ध्यान दीजिएगा, आपको करना एक ही है। मैंने आपको दो बताए ना, ये पहला बता दिया तो इसके पूरे क्वेश्चन आंसर मैंने समझा दिए, इसको कंप्लीट कीजिएगा। इसके बाद अथवा में दिया है तो करना एक ही, लेकिन मैं आपको दोनों समझा रहा हूँ, उसको आपको दोनों समझना है। तो ये लिया गया है अशोक के फूल से, जिसके रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसको पढ़ते हैं। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है। कि लेखक कहते हैं अशोक का जो फूल है वो अपनी पुरानी प्राचीन मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्र से इसे देखने वाला उदास होता है। अगर कोई व्यक्ति इसका पुराना चित्र देख ले तो वो उदास हो जाएगा, क्योंकि अब अशोक की कोई पूंछ नहीं बची, अशोक को कोई नहीं पूछते, इसलिए दीनहीन दशा को प्राप्त है। वह अपने को पंडित समझता है। यानी कोई भी ज्ञानी व्यक्ति होगा वो अपने को पंडित समझेगा। पंडिताई भी एक बोझ है। कभी कहते हैं कि पंडिताई जो है वो एक बोझ है। लेखक कहते हैं यहाँ कि पंडिताई क्या है? एक बोझ है। यानी ज़्यादा ज्ञान रख लेना सिर में, मस्तिष्क में धारण कर लेना भी एक प्रकार का बोझ होता है। जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। यानी फिर अहंकार बढ़ता है। ज्ञान जितना बढ़ेगा उतना ही मनुष्य तेजी से डूबेगा। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है। यानी अगर ज्ञान जीवन का अंग बन जाए तो वो सहज हो जाता है, तो वह बोझ नहीं रहती। यानी पंडिताई फिर बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। यानी उस अवस्था में पंडिताई उदास भी नहीं करती। कहाँ? अशोक का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अब यहाँ थोड़ा आश्वस्त करते हुए कहते हैं कि अगर हम प्राचीन अशोक को आधार रख के सोचें कि वर्तमान में अशोक की क्या स्थिति है, तो अगर हम देखेंगे तो वास्तव में अशोक का कुछ नहीं बिगड़ा। कितनी मस्ती में झूम रहा है। अभी भी अशोक वैसे ही अपनी प्रफुल्लता में है, अपनी मस्ती में है। कालिदास इसका रस ले चुके थे। अर्थात कालिदास अशोक के वृक्ष से पूरी तरह, अशोक के फूल से पूरी तरह परिचित थे। अपने ढंग से रस ले चुके थे। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ है, कालिदास के रस लेने का अर्थ ये हुआ कि उन्होंने अपनी रचनाओं में अशोक का बहुत वर्णन किया। मैं भी ले सकता हूँ, अर्थात मैं भी उसमें अपना वर्णन कर सकता हूँ अशोक के फूल का अपनी रचनाओं में, अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। अब पहला उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक निबंध से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक। अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है? तो इसमें रेखांकित अंश दिया है आपका पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में
लेखक ज्ञान के अहंकार को एक बोझ बताते हैं कि जितना ज्ञान का अहंकार मनुष्य में बढ़ता ही जाता है उतना ही वह उसको पतन की ओर ले जाता है और अर्थात तेजी से डुबो देता है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? देखो, मैं यहाँ पॉइंट टू पॉइंट आंसर दे रहा हूँ। समझने वाली बात यह है कि आपको बकवास नहीं लिखनी है, जितना पूछा है उतना ही आंसर देना है। फालतू रामायण लिखोगे, लिखते चले जाओगे, मार्क्स कट जाएंगे, पेपर में टाइम कम पड़ जाएगा। तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है, लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? क्योंकि लेखक कहते हैं कि उदास होना बेकार है क्योंकि अशोक अब भी अपनी उसी स्थिति और मस्ती में है जैसे वो प्राचीन समय में था। गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। अब गद्यांश का अगर भाव की बात की जाए तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अशोक के फूल पर निश्चिंतता के साथ यानी प्रस्तुत गद्यांश में लेखक अशोक के फूल पर निश्चिंतता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अशोक पर व्यर्थ का विलाप करना, अशोक की दीनहीन दशा पर रोना व्यर्थ है क्योंकि अशोक आज भी अपनी उसी मस्ती पर है जैसे वो प्राचीन समय में था। जैसे कि प्राचीन समय के कवि, अब इसकी व्याख्या करनी है, अपनी भाव उसका लिखना है, ठीक है, थोड़े शब्दों में लिखेंगे। प्राचीन समय में कालिदास जैसे कवि भी इसका आनंद उठा चुके हैं, ठीक, और लेखक स्वयं भी इसका आनंद ले सकता है। आगे देखें, गद्यांश की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। तो इसकी जो भाषा शैली है, इस गद्यांश की भाषा शैली, वो भाषा शैली जो है वो विवेचनात्मक भाषा शैली है। कैसी है? विशेषता उल्लेख कीजिए। विवेचनात्मक, वर्णनात्मक, समझ गए, और स्पष्ट है, ठीक है। आगे देखें, अब जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा पद्य से। इसके अंतर्गत आपको 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 10। अब ये भी अथवा में होगा तो कोई एक करना है। यहाँ 2 है, मैं दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ। पहला देखो, पहला ये लिया गया है आपका कैकई का अनुताप से, जिसके रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दीजिएगा कि कौन है रचनाकार? मैथिली शरण गुप्त, ठीक। आगे देखें, तो अब इसको पढ़ते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? अब हालांकि ये जो रचना है मैथिली शरण की रचना है, कैकई का अनुताप शीर्षक से लिया गया है, और ये मैथिली शरण के महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से लिया गया है। ये ध्यान देना है, ये लिखना है अपन को। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? यहाँ कैकई राम से स्पष्ट और सभा से स्पष्ट करते हुए कहती हैं कि हालांकि जो दुर्बलता है, जो शपथ होती है, वो दुर्बलता की निशानी होती है, पर मुझ जैसी अबला नारी के लिए अब और कोई मार्ग नहीं बचा सिवा शपथ लेने के। और वो शपथ लेकर कहती हैं, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही पुत्र स्वयं भी कहूँ। यदि इस कार्य के लिए कि राम को वनवास दिया जाए, भरत को राज्य दिया जाए, इस कार्य के लिए यदि मुझे भरत ने उकसाया हो तो जैसे मैंने अपने पति को खोया वैसे ही मैं अपने पुत्र को भी खोऊं। तो ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। वो आगे सभा से कहती हैं कि ठहरो, आप मुझे रोकिए मत, जो मैं कहूँ सो आप सुन लीजिए। पाओ यदि उसमें सार तो उसे चुन लो, कि अगर मेरी बातों में आपको सार महसूस हो, सार पता चले तो आप उसको अपनी चुन लो, अर्थात उसको ग्रहण कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी, यानी राई भर माने थोड़ा सा, पहाड़ जैसा पाप करके अगर मैं मौन हो जाऊं ऐसी स्थिति में, और राई भर भी अनुताप माने पश्चाताप न करने पाऊं, तो फिर ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात होगी और बड़ी लज्जा वाली बात होगी। तो अब इसमें इसके अंतर्गत क्वेश्चन का आंसर देना। पहला, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या दोगे आप? उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित। अब मैथिली शरण का जब नाम लिखेंगे तो सिंगल कोट में लिखेंगे, ऑथर का नाम जब लिखेंगे सिंगल कोट में, द्वारा रचित महाकाव्य साकेत, साकेत का नाम लिखेंगे सिंगल कोट में लिखेंगे काले पेन से, ठीक, ध्यान दीजिएगा। साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है। समझ गए? ये आपको लिखना है, ठीक। क्या लिखना है? प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित कैकई का अनुताप शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। अगला है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश हैं, तो इसमें रेखांकित अंश कितने हैं? ऊपर ही दिया गया है। दुर्बलता
का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। तो प्रस्तुत रेखांकित अंश में कैकई सभा के मध्य एक नारी की दुर्बलता को व्यक्त करते हुए कहती हैं कि शपथ जो होती है वो हालांकि दुर्बलता की ही निशानी है, लेकिन मुझ जैसी अबला नारी के लिए अब अन्य कोई मार्ग नहीं है कि मैं अपने निर्दोष होने का या अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं शपथ ना खाऊं, यानी शपथ खाना या शपथ लेना मेरे लिए अनिवार्य है। ठीक, ऐसे इसका आंसर देना है। अब इसका है करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप ना करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें उपमा अलंकार है, क्योंकि पहाड़ सा पहाड़ के जैसा तुलना की गई है तो उपमा अलंकार हो गया। पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो पद्यांश का भाव, अगर पद्यांश के भाव की बात की जाए तो इसमें प्रायः क्या होता है कि हमें अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए शपथ खाते हैं। तो यह जो शपथ खाने की प्रवृत्ति है दुर्बलता को स्पष्ट की है करती है। तो इसका भाव पद्यांश का यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त ने शपथ खाने को दुर्बलता की निशानी माना है। ठीक, बस यही हो गया, इतना ही भाव है इसका। भाषा की विशेषताएं लिखी, तो भाषा बड़ी स्पष्ट है और संस्कृत निष्ठ भाषा है, समझ गए। ठीक, आगे देखें जरा। शुद्ध संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, भाषा की विशेषताएं। तो भाषा की विशेषताओं में आप क्या लिखोगे, तो भाषा स्पष्ट है ना, सुबोध है। ठीक, ये चीज़ लिख दीजिए, स्पष्ट है, सुबोध है, संस्कृत निष्ठ है, बस ये विशेषताएं हो गई। और फालतू और लिखनी नहीं है, और कितना लिखेंगे, एक नंबर में लिखना है। ठीक, आगे देखिए। अब अथवा में जो दूसरा आपको देना है, हालांकि ये लिखना नहीं, एक दो में से एक ही करना है, मैं दोनों समझा रहा था। तो ये अब दूसरा जो है वो है आपका पवन दूतिका से लिया गया है, जिसके रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक, कौन है इसके रचनाकार, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी इसके रचनाकार हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखें जरा। तो अब इसको पढ़ते हैं अपन लोग। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, और ये जो रचना है वो ली गई है प्रिय प्रवास से, ध्यान दीजिएगा। किससे ली गई है, प्रिय प्रवास से। इनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उससे ली गई है। ठीक, तो लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, तो होने देना विकृत बसना तो न तू सुंदरी को। अगर कोई लज्जाशीला महिला कहीं रास्ते में दिख जाए, राधा रानी पवन को संदेश देते हुए कहती है कि अगर तुझे मथुरा के मार्ग में जाते समय कोई लज्जाशीला स्त्री दिख जाए तो इतनी तेजी से मत चलना कि उसके जो वस्त्र हैं, वसना माने वस्त्र हैं, वो विकृत हो जाएं। कहीं ऐसा ना हो वो रास्ते में जाने वाली स्त्री विकृत वसना हो जाए। जो थोड़ी सी श्रमिक वह हो गोद ले श्रांति खोना। अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो, श्रमित हो, तो उसको तू गोद में ले लेना और उसकी श्रांति अर्थात थकावट को हटा देना। ठीक, ओंठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, उसके ओंठों की और कमल मुख की मिलानताओं को हटा देना, अर्थात जो रूखापन हो, जो दुख हो, वो हटा देना। कोई क्लांता कृषक ललना माने किसान की स्त्री खेत में जो दिखावे, यदि खेत में कोई किसान की स्त्री दुखी तुझे दिखाई दे तो दिखावे जाता कोई जलद, जलद माने बादल, यदि हो व्योम में, आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो वो बादल, यदि हो व्योम में तो उसे ला, तो तू उसको ले आना, और धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे से उसको स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को अर्थात उसकी थकावट को दूर कर देना। और छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, भूतांगना माने स्त्री, उस तपी हुई स्त्री को तू छाया द्वारा सुखित कर देना, अर्थात सुखा मतलब सुखी कर देना, यह अर्थ है। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो क्या लिखेंगे संदर्भ में आप, तो उपर्युक्त पद्यांश कैसे लिखेंगे इसको, उपर्युक्त पद्यांश या दिया गया पद्यांश या प्रस्तुत पद्यांश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक में पवन दूतिका नामक शीर्षक से उद्धृत है। ठीक, अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश जो है ऊपर थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, ओंठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटाना, कि राधा रानी लोक सेविका का दायित्व निभाते हुए पवन को संदेश देती हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या बता रहा हूँ कि प्रस्तुत रेखांकित अंश में एक लोक सेविका
की भूमिका निभाते हुए, क्योंकि यहाँ सेवा करने की बात हुई, इसी लोक सेविका है ना, लोक सेविका की भूमिका निभाते हुए राधा रानी पवन को यह संदेश देती हैं कि यदि कोई लज्जाशीला पथिक स्त्री मार्ग में मिले तो तू उसको अपनी गोद में लेना और उसकी श्रांति को खोना, अर्थात उसकी थकावट को मिटा देना और उसके कमल मुख की मिलानताएँ को भी हटा देना, ओंठों की और कमल मुख की मिलानताएँ हटा देना। अब है लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं, तो जो व्याख्या की है ऊपर वही आंसर इसका भी है। तो लज्जाशीला पथिक महिला के विषय में राधा रानी यह कहना चाहती हैं कि पवन उसकी मार्ग में जो भी सेवा बने वो कर दे, अर्थात वो थकी हो तो उसकी थकावट को दूर कर दे और उसके ओंठों की और कमल मुख की मिलानताएं मिटा दे, हटा दे। और साथ ही साथ पवन इस बात का ध्यान रखे इतनी तेजी से ना बहे कि उस सुंदरी के वस्त्र ही बिगड़ जाएं। समझ गए? आगे देखिए, ओंठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार, तो कमल मुख में जो अलंकार है वो है आपका रूपक। यहाँ मुख की तुलना कमल से की गई है, रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक अलंकार, ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे देखें जरा। अब है जलद और कृषक ललना का अर्थ स्पष्ट की। जलद का अर्थ होता है बादल और कृषक ललना मतलब होता है किसान की स्त्री। ठीक, अब समझिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उसकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन करना है। ये आपका गद्य से है। ठीक, तो अब ये ध्यान अपन को क्या देना है, किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो 3+2 अर्थात समझ लीजिए, अर्थ ये है कि आपको 3 नंबर साहित्यिक परिचय के दिए जाएंगे, 2 नंबर रचनाओं के दिए जाएंगे। तो आपको साहित्यिक परिचय और रचनाओं में यहाँ अधिकतम सीमा 80 शब्द लिखी है, ध्यान देना है। तो इस शब्द सीमा का ख्याल रखना है, इनमें से आप कोई भी कर सकते एक। वासुदेव शरण अग्रवाल, वैसे गद्य में आप कोई भी 3 कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ तक कि 2 कंप्लीट कर लेंगे तो आपको फंस जाएगा पूरा। ठीक, ठीक है, आगे देखें। अब अगला जो है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक परिचय देना है। ठीक, अब काव्य से है, मैथिली शरण को सुमित्रानंद पद रामधारी सिंह का साहित्यिक परिचय देते, इसमें भी 3+2 यानी 3 नंबर का साहित्यिक परिचय मिलेगा और 2 नंबर में कृतियों का उल्लेख, इसके मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ये सीमा का ध्यान रखना है, अधिकतम सीमा, शब्द सीमा का, यानी 80 शब्द कहे गए हैं तो एक पेज से ज़्यादा ना हो। ठीक, एक पेज, बल्कि 80 शब्द का मतलब है 10 लाइन मैक्सिमम। अगर एक लाइन में 8 शब्द बनते तो 10 लाइन हो गया, लेकिन अगर और मैक्सिमम करें तो एक पेज से अधिक नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पेज से कम ही रहना चाहिए। आगे देखें, बहादुर, अब 6वां क्वेश्चन है, बहादुर या अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अब इसमें भी समय, आपकी जो शब्द सीमा है वो 80 शब्द दी है। अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु, अब इन दोनों में से कोई एक, या तो बहादुर या पंचलाइट का कहानी का उद्देश्य बता दीजिए कि जो कहानी है इसका उद्देश्य क्या है, क्या मतलब है, काहे के लिए कहानी लिखी गई है, वो चीज़ स्पष्ट करनी है आपको। ठीक, या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु, यानी कथा कैसी, कथा वस्तु का अर्थ होता है उसको शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा कहानी लिखना, एक टाइप से शॉर्ट फॉर्म में बताना कि क्या क्या है कहानी में। अब अगला क्वेश्चन है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो मैं आपको बता दूं, इसमें भी समय सीमा अधिकतम 80 है, 5 नंबर का दिया जाएगा। अब यहाँ समझने योग्य बात है कि कहीं श्रवण कुमार आता है, कहीं रश्मि रथी आता है, कहीं मुक्ति यज्ञ है, कहीं त्यागपति है, कहीं आलोक व्रत है, कहीं सत्य की जीत है। तो ये अलग अलग जगह जिले के हिसाब से अलग अलग होता है। जैसे मान लो महोबा और हमीरपुर की यदि बात की जाए तो वहाँ श्रवण कुमार आता है। तो इसमें अथवा में दिया है, तो ध्यान देना, दोनों नहीं करनी, कोई एक करना है। या तो श्रवण कुमार खंड का, मान लो इसी को आधार मान लेते हैं, श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण कर दीजिए, अथवा में श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्रण कर दीजिए। ठीक, समझ गए? तो इस तरीके से आंसर देना है, शब्द सीमा का ध्यान रखना है, 80 शब्द हैं। आगे बढ़ें। अब जो अगला क्वेश्चन है, वो है आपका संस्कृत से। ठीक, तो संस्कृत से क्वेश्चन है तो बस समझ जाओ अब करना क्या है इसमें। ठीक है, अब संस्कृत में जो क्वेश्चन है वो आपको देना है, इसमें क्या है, 8वां क्वेश्चन दिए गए संस्कृत गद्यांशों में। अब गद्य और पद्य के रूप में पूछा जाता है, गद्य अलग है, पद्य अलग है। तो अथवा में ये दिया गया है तो आपको 7 नंबर का है, तो 2 नंबर का संदर्भ का दिया जाएगा और 5 नंबर अनुवाद की दिए जाएंगे, आपको 7 नंबर का है। तो ध्यान ये देना है, मैं दोनों को यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ, इनको आपको अच्छे से समझना। ठीक,
समझिए जरा। अब पहला दिया महान विद्वाना, ये दिया लिया गया है आपका महामना मालवीय से। ठीक, किससे लिया गया है? महामना मालवीय पाठ से लिया गया है। ठीक, संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ। तो इसको मैं समझाता हूँ। महामना विद्वान वक्ता, कि जो महामना थे वो विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे। पटु माने चतुर, पत्रकारश्चासीत की पत्र, और अब चा लगा है इधर तो और को आगे कर लेंगे। और पत्रकार थे, आसीत माने थे। कि अर्थ क्या हुआ इसका कि महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता, और पटु माने चतुर यानी कुशल पत्रकार थे। ठीक, परमश सर्वोच्च गुणा, परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवैव आसीत, आसीत माने था, जन सेवैव माने जन सेवा ही, परंतु इनका जो सर्वोच्च गुण था वो क्या था? जन सेवा था। परंतु इनका सर्वोच्च गुण जन सेवा ही था। आगे देखें, यत्र कुत्रापि, जहां कहीं, अयम इन्होंने, जनानाम लोगों को, दुखितान पीड़यमानांश चापश्यत, यानी जहां कहीं भी इन्होंने लोगों को पीड़ित देखा, दुखी और पीड़ित देखा। यहाँ चा लिया, इस चा को उठा के यहाँ कर दीजिए, पीड़ित और दुखी देखा। तत्र वहीं, सा ये वह, सामान्य वह, शीघ्र ही उपस्थित होकर, सर्वविधि से सहायांच अक्रोत, यानी वहीं पहुंचकर इन्होंने उनकी सहायता की। अर्थ इसका हुआ कि जहां कहीं भी, यानी ये जहां कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहां शीघ्र उपस्थित होकर सर्वविधम माने सब प्रकार से क्या करते? उसकी सहायता करते थे। सहाम्यच अक्रोत माने सहायता करते थे, अक्रोत माने करते थे। प्राणी सेव अश्य, यानी प्राणी सेव नहीं है, यहाँ प्राणी सेवा है, ध्यान दीजिएगा। क्या है इधर? प्राणी सेवा। ठीक, प्राणी सेवा अश्य स्वभाव एवासीत, कि प्राणी सेवा इनका स्वभाव था, कि जो प्राणी सेवा करना था, प्राणियों की सेवा करना ही इनका स्वभाव था। एवा आसी, एव माने ही, आसीत माने थी, था। ठीक है, तो प्राणी सेवा ही इनका, अश्य माने इनका, स्वभाव माने स्वभाव, एवासीत ही था। समझ गए? प्राणी सेवा करना ही इनका स्वभाव था। ठीक, अब देखो अगला जो है, अब ये जो है वो लिया गया है आपका जातक कथा से। किससे लिया गया है? जातक कथा से लिया गया है, और जातक कथा की नित्य जातकम से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, किससे लिया गया? जातक कथा के नित्य जातकम से लिया गया है। तो ध्यान रखना है इसका। अब समझें जरा इसको। ठीक, हंस राजा तदेव, तद एव माने तत् प्लस एव माने उसी, हंस राजा तदेव माने उसी, परिशन मध्य, उसी परिषद के मध्य यानी बीच, आत्मनः माने अपने, भागिनेयाय, यहाँ भागिनेयाय का मतलब होता है भांजा, हंस पोतकाय, दुहितर मक्षत, यानी हंसराज ने उसी परिषद के बीच अपने भांजे हंस पोतकाय यानी हंस पोत को, दुहितर माने पुत्री, दुहितर मक्षत यानी अपनी पुत्री दे दी, यानी अर्थ क्या होगा? हंसराज ने उसी परिषद के मध्य यानी बीच में अपने भांजे हंस पोत को पुत्री दे दी। मयूरो हंस पोतिकाय प्राप्य, काय प्राप्य में अप्राप्य छुपा है, ध्यान दीजिएगा, लज्जिता। अब मयूर हंस पोतिका को ना पाकर लज्जिता, लज्जित होकर, यानी लज्जावश, तस्मात माने उस, स्थानात माने स्थान से, पलायता भाग गया, हंस राजाओपी यानी हंस राज भी, हृष्ट मानसा प्रसन्न होकर, स्वगृहम अपने गृह अगच्छत चले गए। ठीक, यानी अर्थ क्या होगा? मोर हंस पुत्री को ना पाकर लज्जावश यानी लजाकर, तस्मात स्थानात उस स्थान से, पलायता पलायन कर गया, भाग गया, हंस राजोपि हंस राजा भी, अपि माने होता भी, हृष्ट मानसा प्रसन्न होकर, स्वगृहम अगच्छत अपने खुद के घर लौट गया। ठीक, आगे देखें। अब अथवा में करना है तो कोई एक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर इसका संदर्भ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे?
अगर इसका संदर्भ लिखेंगे तो लिखेंगे यह गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ में नित्य जातकम शीर्षक से अवधृत है, यानी अवतरित है। समझ गए? क्लियर हो गया? तो इसको आपको ऐसे करना है। ठीक, अब अगर ऊपर वाले का आपको इसका संदर्भ लिखना है तो इसका संदर्भ लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से उद्धृत है या लिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आगे क्या है आपका? अब अभी तो था गद्यांश पाठ, अब है आपका पद्यांश पाठ। अब इस पद्यांश के अंतर्गत अपन को आंसर देना है। समझिए, इस पद्यांश के अंतर्गत अपन को आंसर देना है। तो इसमें अथवा में दिया होगा, दो में से कोई एक करना है, संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है। तो ये जो है नामे रोचते भद्रम, ये तो है आपका नित्य जातक कथा के उल्लूक जातकम से। ठीक, और ये जो है परोक्षे कार्यहंतारम, ये जो है सुभाषित रत्नानी से है। तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं इनका अर्थ आपको समझाता हूँ। अथवा में है, दोनों में से एक करना है। नामे रोचतम भद्रम कि नामे रोचते भद्रम कि मुझे रोचते माने पसंद है, कि नामे रोचते भद्रम वह उल्लूकस्याभिषेचनम, कि नामे रोचतम भद्रम कि मुझे अच्छा नहीं लगता, वह उल्लूकस्याभिषेचनम कि वो जो उल्लू है उस उल्लू का, यानी तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक मुझे पसंद नहीं है, भद्र मुझे नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। अक्रोधस्य मुखम पश्य, इसका अक्रोध का मुख तो देखो, बिना क्रोध का मुख, कथम क्रुद्धो भविष्यति कि क्रोध करने पर ये कैसा होगा। ठीक, यानी इसका पूरा अर्थ होगा कि तुम्हारे उल्लू का राज्याभिषेक मुझे पसंद नहीं है। इस अक्रोधित का मुख देखो, मुख तो देखो कि क्रोध में कैसा होगा। अब इसका संदर्भ आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश, ठीक, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा पाठ के उल्लूक जातकम शीर्षक से लिया गया है। ठीक, अब अगला है परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादनम कि परोक्षे यानी पीठ पीछे कार्य हंतारम हमारे कार्य की निंदा करे, अर्थात हमारे कार्य को नष्ट करे। कार्य हंतारम माने कार्य को नष्ट करने वाला। वर्ज एतादृशम मित्तम, समझे, प्रत्यक्षे कार्य हंतारम कि प्रत्यक्ष में हमारे कार्य की निंदा करे, और परोक्षे कार्य हंतारम कि परोक्षे यानी पीठ पीछे हमारे कार्य की निंदा करे, और प्रत्यक्षे प्रिय वादनम प्रत्यक्ष में प्रिय बोले, अच्छा बोले। ठीक, वर्ज एतादृशम, वर्ज एता वर्ज माने त्याग, एतादृशम इस प्रकार से दिखने वाले मित्र को विष कुंभम पयोमुखम कि ठीक वैसे ही त्याग दे, उसी विष कुंभ यानी विष वाले घड़े की भांति, जिसके पयोमुखम जिसके मुख में पय होता है, दूध होता है, लेकिन अंदर विष होता है। ठीक, यानी यहाँ कहा गया है कि जो मित्र परोक्षे कार्य हंतारम पीठ पीछे हमारी निंदा करे, अप्रत्यक्ष रूप से हमारे कार्य की निंदा करे, और प्रत्यक्ष में प्रिय बोले, ऐसे मित्र को वैसे ही त्याग दें जैसे विष रूपी घड़े को, जिसमें अंदर विष और मुख में दूध होता है, दूध भरा होता है मुख तक और अंदर विष होता है, उसको हम त्याग देते हैं, वैसे ही हम ऐसे मित्र को भी त्याग दें। अब समझें जरा, अब आपको ग्रामर से संबंधित क्वेश्चंस मिलेंगे जिनका अपन को आंसर देना होगा। ठीक है, ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे जिनका आंसर देना होगा, यानी जिसमें एक अर्थी अनेकार्थी मुहावरे वगैरह है ना, इस टाइप से होंगे। ठीक, तो इनका आंसर अपन को देना है। समझें जरा, अब पहला है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक, अब तलवार की धार पर चलना, पहले तो अर्थ लिखना है, अर्थात खतरा मोल लेना। ठीक है, या कठिनाई का सामना करना। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? कठिनाई का सामना करना। तो इसको एक अर्थ लिखना है, मतलब अर्थ हो गया कठिनाई का सामना करना, और इसका उदाहरण में प्रयोग करना है, अपने शब्दों में एक उदाहरण जरूर देना है। तो इसके लिए अपन क्या देंगे, अब आप कोई भी सोच के लिख सकते हैं। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ समझिए। तलवार की धार पर चलना, ठीक, एक साथ दो युद्ध लड़ना तलवार की धार पर चलने के समान होता है। ठीक है, मतलब कोई भी आप वाक्य में प्रयोग कर सकते। टका सा जवाब देना, मुंह पर बोलना। ठीक, तो मोहन ने
अपने अधिकारी को उसके भेदभाव पर टका सा जवाब दिया। अगला है दाल में काला होना, माने किसी बात का संदेह होना, है ना, यानी कोई राज छिपा होना, ठीक, राज छिपा होना। तो उपर्युक्त घटना को पढ़कर मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अब है नमक मिर्च लगाना, यानी बात को और बिगाड़ना, बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना। तो अगर इसको हम उदाहरण में लेंगे तो लेंगे, कुछ लोगों की आदत होती है कि हर बात को नमक मिर्च लगाकर ही कहते हैं, ठीक है। अब समझें, अब अपन को संधि विच्छेद करना है, ठीक, समझ गए क्या करना है अपन को, संधि विच्छेद। तो समझे जरा, तथापि का संधि विच्छेद अपन को करना है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या हो जाए इसका, तथा प्लस अपि, ठीक, बी नंबर। परमेश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा, परम प्लस ईश्वर, परम ईश्वर, हाँ, ठीक, सी नंबर, ठीक है। अब इसके बाद गायक का संधि विच्छेद क्या होगा, गे प्लस अक, गेयक, गलती ना कर देना, ये ना कर देना, गेयक होगा, ठीक। आगे देखें जरा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन लिखिए। आत्मना में विभक्ति कौन सी है, तो षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। नाम में विभक्ति कौन सी है, तो षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है, ठीक। आगे देखें, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए, सही अर्थ चयन करके लिखिए। शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। वसन और व्यसन, वसन तो होता है वस्त्र, और व्यसन माने कोई चीज़ जो व्यसन बन जाती, आदत बन जाती, तो सी नंबर इसका सही होगा। विस्तार और, अब है अगला है अम्बुज और अम्बुद, ठीक, अम्बुज और अम्बुद। तो अम्बुज का तो अर्थ होता है कमल, तो कमल, तो शुरुआत में कमल में यही है। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक है, जैसे सपोज देर अपन को आगे का मालूम है या पीछे का मालूम है। अब देखो, आगे का अपन को अम्बुज जैसे कमल होता है, तो कमल जिसमें आगे होगा लगभग उसी की संभावना ज़्यादा सही होगी होने की। जैसे ऊपर वाले में वसन माने वस्त्र होता है, पीछे वाले का अर्थ नहीं हमें सपोज देर पता, तो वस्त्र देखो किस में आगे है, तो सी में आगे है, तो समझ जाओ वही सही होगा, ठीक। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, किसी एक शब्द के। तो अंबर का अर्थ क्या होता है, वस्त्र होता है और आकाश होता है। पट का मतलब क्या होता है, कपड़ा होता है, और पट का किवाड़ भी होता है ना। विधि माने तरीका होता है, और ईश्वर भी होता है, विधाता भी होता है। नाग का अर्थ शीशा भी होता है, और नाग का सर्प भी होता है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जो आंखों के सामने उसको क्या बोलते, आंखों के सामने उसको बोलते सम्मुख, उसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। 1 मिनट, जो आंखों के सामने हो, आंख के आगे नहीं बोलेंगे, प्रत्येक आंख नहीं बोलेंगे, नेत्र सम्मुख नहीं बोलते, उसको प्रत्यक्ष बोलते, ठीक। ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए, ठीक है। तो बी नंबर होगा इसका। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, ठीक है। आगे देखें जरा, हम निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, है ना, तो इसका क्या लिखेंगे, तुम कुर्सी पर बैठे हो। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं का क्या हुआ, तुम कुर्सी पर बैठे हो। अगला है, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं। तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसका हो जाएगा, तुम कुर्सी पर बैठे हो, ध्यान दीजिएगा। अगला है, अब आपका अगला है, इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। तो इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं, बाकी सही है। सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया है। तो भाग लिया है का मतलब भाग लिया, बस बात खत्म, ठीक। आगे देखो, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया, हाँ यही सही होगा। कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें, कृपया अनुमोदन करें, ठीक, ये हो जाएगा। अब देखिए, वीर रस हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण बताओ अथवा परिभाषा लिखो। अब वीर रस अथवा हास्य रस में से किसी एक का स्थायी भाव भी बताना है और प्लस उदाहरण भी लिखना है, अथवा उसकी परिभाषा लिखनी, ठीक, अथवा परिभाषा। तो स्थायी भाव के साथ परिभाषा लिख दें, उदाहरण लिख दें, आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए चैनल में भी ये पढ़े हैं, एक्सपी क्लासेस में भी, ठीक है, तो उनको देखिएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए, या तो लक्षण लिखो उसका या उदाहरण लिखो, ठीक।
दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण। अब यहाँ दोनों लिखना है, मात्राएं भी लिखनी, लक्षण भी लिखना, उदाहरण भी लिखना, ध्यान देना है ये चीज़, ठीक है। अब समझें, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र, तो पत्र कैसे लिखे जाते हैं उस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, आपको कल ये वीडियो मिलेगा, ठीक। तो उसको तैयार कर लीजिए। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पत्र आपकी मॉडल पेपर वगैरह में हो उससे आप कर सकते हैं, अथवा में जो दूसरा है, शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान का आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र, ये भी तो अथवा में करना है, कोई आप कर सकते हैं। अब इसमें 2-4 का मतलब क्या है, जो फॉर्मेट होता है शुरुआत में, वो फॉर्मेट के लिए 2 है, मतलब शुरुआत में क्या लिखा जाता है, और फिर मेन बॉडी के लिए 4 नंबर दिए, इसमें ध्यान रखना। अब निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो बेरोजगारी, देश में बेरोजगारी की समस्या, ठीक, देश में बेरोजगारी की समस्या पर निबंध जो है, या आतंकवाद की समस्या पर निबंध, वृक्षारोपण पर निबंध, विद्यार्थी और राजनीति पर निबंध, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका, इस पर। तो आपको करना इसमें क्या है कि मान लीजिए कोई भी आप देते हैं, वैसे तो बेरोजगारी की समस्या पर निबंध हमारा जो दूसरा चैनल है गोले का ज्ञान, उसमें पड़ा हुआ है, तो उसमें जाके आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा और जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे रचना, लेखकों के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो गोले के ज्ञान में पढ़े हैं, आप वहाँ से उसको कवर कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे चैनल एक्सपी क्लासेस में भी पढ़े हैं, तो उनको देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये पेपर का एनालिसिस पूरा होता है। आशा है ये पूरा आपको समझ में आया होगा, आपने कंप्लीट किया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय